नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं मुद्दा में आज बातचीत करेंगे दलितों पर मचे सियासी दंगल की। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में होने हैं। भले ही इसमें अभी वक्त हो, लेकिन सभी दल अपनी चुनावी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में एक कमज़ोर कड़ी के रूप में सामने आए अनुसूचित जाति के मतदाताओं को जोड़ने के लिए विशेष मुहिम शुरू कर दी है। हर जिले में अनुसूचित जाति संवाद और इस वर्ग के मतदाताओं तक बीजेपी की बात पहुंचाने का अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत पार्टी की अनुसूचित जाति मोर्चा राज्य भर में 6000 प्रभावशाली दलित हस्तियों से संवाद स्थापित करेगी, जो अपने अपने क्षेत्रों में सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक प्रभाव रखते हैं। बीजेपी की रणनीति दलितों के बीच मौजूद असंतोष को पहचान कर उसे दूर करने की है। वहीं राजनीतिक लिहाज से बेहद अहम उत्तर प्रदेश में जल्द ही बीजेपी अपना नया अध्यक्ष किसी दलित को बना सकती है। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जवाब देने के लिए संगठन की कमान ऊर्जावान और सबसे अधिक पढ़े लिखे दलित नेता को मिल सकती है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने भी दलितों को साधने के लिए बिसात बिछानी शुरू कर दी है। समाजवादी पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वोटों के सहारे बीजेपी को मात देने में सफलता पाई थी। अब उसे और भी विस्तार देने में जुटी है। बहुजन समाजवादी पार्टी के पूर्व नेताओं को शामिल करके सपा बसपा के कोर वोट बैंक दलित समुदाय को आकर्षित करने का प्रयास कर रही है। यह रणनीति 2024 के लोकसभा चुनावों में सपा की सफलता पर आधारित है, जहां उन्होंने बीजेपी को कड़ी चुनौती दी थी। उधर समाजवादी पार्टी की सहयोगी पार्टी कांग्रेस भी उत्तर प्रदेश के सियासी समर में दलित वोट बैंक के सहारे अपने पांव जमाना चाहती है। बसपा के संस्थापक काशीराम की 51वीं जयंती के मौके पर कांग्रेस के तरफ से वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का उन्हें महान समाज सुधारक तथा सामाजिक न्याय की लड़ाई का मार्गदर्शक बताते हुए दी गई श्रद्धांजलि पार्टी के सियासी इरादों का साफ संदेश है। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती लगातार पार्टी की पुरानी ताकत को वापस पाने के लिए रणनीति बनाने में जुटी है। इसके लिए बाकायदा रणनीति बनाकर काम किया भी जा रहा है। बसपा सुप्रीमो मायावती के निर्देश पर बहुजन समाजवादी पार्टी गांव-गांव जाकर पिछड़े और अति पिछड़ों को जोड़ने के लिए चौपाल लगा रही है, जिसमें बसपा सरकार में उनके लिए किए गए कामों को गिनाया भी जा रहा है। इसके साथ ही ये बताया जा रहा है कि अगर बसपा की सरकार आती है तो उनके लिए और क्या क्या काम किए जाएंगे। एक तरफ जहां बसपा की नज़र पिछड़े और अति पिछड़ों पर है, तो वहीं दूसरी तरफ आकाश आनंद की वापसी से भी बसपा का आत्मविश्वास बढ़ा है। आकाश आनंद को युवाओं को जोड़ने की जिम्मेदारी दी गई है। युवा वर्ग में वो बहुत लोकप्रिय हैं, युवा खुद को उनसे कनेक्ट भी कर पाते हैं। तो मिशन 2027 की तैयारी में सभी दल जुट चुके हैं और दलितों के बीच बिसात बिछाई जा रही है अक्रॉस पार्टी लाइंस। भारतीय जनता पार्टी को जो मात 2024 में मिली थी लोकसभा चुनावों में, उसे ओवरकम करने के लिए पूरी तैयारी की जा रही है। इसी कड़ी में बीजेपी संभवतः किसी दलित को यूपी बीजेपी अध्यक्ष भी बना सकती है। और दलित और पिछड़े समुदाय के लोग आखिर किसके पाले में जाएंगे, किसके प्रति अपना विश्वास जताएंगे, यह तो 2027 में देखने को मिल ही जाएगा। लेकिन तैयारियों के लिहाज से आज हम चर्चा ज़रूर करेंगे। हमारे साथ हमारे ख़ास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता जगदीश सिंह चौहान साहब जुड़ चुके हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता शशिकांत तिवारी साहब भी जुड़ चुके हैं। आप दोनों ख़ास मेहमान का स्वागत है। शुरुआत चौहान साहब आप ही के साथ करते हैं। इस सवाल के साथ, पीडीए आप ही का नारा है, दलितों ने अपना विश्वास कई बार आप में ही जताया है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो थ्रेट आपको मिल रहा है, खासकर दलितों को आकर्षित करने के लिए उनके प्रयास के संदर्भ में, आप इसे क्या कंपटीशन मानते हैं या आप में विश्वास है कि दलित आप ही के साथ रहेंगे? देखिए, ऐसा है कि दलित जो है, दलितों का भरोसा जब से जो मानव काशीराम जी का मिशन था और उस मिशन को मायावती जी ने आगे संभाला, उसमें जो मायावती जी का फेल्योर है
उसकी वजह से दलितों का भरोसा मायावती जी से खत्म हुआ। और जब से बसपा ने समाजवादी पार्टी से गठबंधन तोड़ा, हम्म। तो वो भरोसा और खराब हो गया। और दलित समुदाय जो है, दलितों के जो नेता थे, सारे के सारे नेता दलितों के, वो समाजवादी पार्टी से आकर के जुड़ गए। और दलितों का अधिकांश वोट जो 2024 के आम लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ा। जैसा कि आपने स्वीकार भी किया कि समाजवादी पार्टी के साथ दलितों का सारा वोट जुड़ा, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को करारी मात मिली 2024 के लोकसभा चुनाव। उसी को और कम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने हाउस प्ले किया और उसी जीत को, समाजवादी पार्टी की जीत को धूमिल करने भारतीय जनता पार्टी ने बाई इलेक्शन में जो है के प्रकार में जीतने की कोशिश की। 7 विधानसभा में जीते और उसमें वोटों के, लोकतंत्र की हत्या की, संविधान की हत्या की। संविधान के जो अधिकार है, जो सबसे पवित्र अधिकार है, वोट का अधिकार, उसको छीना लोगों जी। और वो दलितों और पिछड़ों को वोट नहीं डालने दिया, अल्पसंख्यकों को वोट नहीं डालने दिया। जो समाजवादी पार्टी अब उसको वोट नहीं डालने दिया और जबरदस्ती जीत दर्ज कराई कि नहीं, हमारे साथ पुनः हमारे पास भारतीय जनता पार्टी का वोट जो है मजबूत है और पुनः हम उस पर काबिज जो उसको लोकसभा की हार को धूमिल करने के लिए काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। लेकिन ये जो है, ये केवल दिखावा है। ग्राउंड लेवल पे भारतीय जनता पार्टी का दलितों में कहीं कुछ नहीं। आज समाजवादी पार्टी का पीडीए, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक और सारा का सारा शोषित, वंचित, जो आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक रूप से पिछड़े लोग हैं, वो सारे के सारे समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े हैं। और समाजवादी पार्टी के लिए काम, समाजवादी पार्टी पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में मजबूत है। और आज की स्थिति में जैसा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में हुआ है, 256 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी ने हराया है। और मुझे पूरा भरोसा है पार्टी को कि जिस तरह से पार्टी ने लगातार पीडीए की बैठकें करके, पीडीए का पंचायतें करके, गांव-गांव, गली-गली सब पार्टी जिस तरह से पहुंच रही है जी, उससे पूरा भरोसा है कि पार्टी के पक्ष में पूरी तरह माहौल है। इसी से परेशान होकर भारतीय जनता पार्टी तरह-तरह के सिगुफे छोड़ रही है कि किस तरह से हमारे वोट को किस तरह से बरगलाया जाए, इसमें लगे। लेकिन ये कामयाब भारतीय जनता पार्टी नहीं होगी और समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को समाप्त कर देगी उत्तर प्रदेश। ठीक है, 2027 के चुनाव में आगे। ठीक है चौहान साहब। तिवारी साहब, आपकी पार्टी का प्रोजेक्शन कुछ इस तरह से भी होता है कि आप आरक्षण विरोधी हैं। आपके खुद के कंटेस्टेंट्स 2024 के चुनावों में लोकसभा के जब कहते थे अब की बार 400 पार, तो एक मैसेज जाता था कि 400 पार क्यों चाहिए, क्या कुछ अमूलचूल परिवर्तन आप करने वाले हैं? वैसे भी आपको सवर्णों की पार्टी ज़्यादा तौर पर समझा जा सकता है। ऐसे में दलितों को आकर्षित करने के लिए आपके द्वारा किए गए तमाम प्रयास, आपको लगता है आपको सफलता तक पहुंचा पाएंगे, या दलितों के लिए आज भी आपकी पार्टी के लिए दिल्ली दूर है एक तरह से, मतलब वो आपकी पहुंच के बाहर है? तिवारी साहब, सुन पा रहे हैं आप हमें? चलिए ठीक है, तिवारी साहब से अभी हमारा संपर्क स्थापित नहीं हो पाया। आपकी आवाज सुन रहे हैं? ओके ठीक है, सुन रहे हैं। तिवारी साहब, क्या अपने सवाल को दोहरा दूं मैं? नहीं, आपका सवाल मैंने सुन लिया। ठीक है तिवारी साहब, तो प्लीज बोलिए। देखिए, इसको समझने के लिए, जो आपका प्रश्न है, इसको समझने के लिए 2014 के चुनाव में चलना पड़ेगा। 2014 के चुनाव में देखिए, मोदी जी के नेतृत्व में यही उत्तर प्रदेश के सभी दलितों ने मोदी जी को अपना नेता मान करके उनको वोट दिया और मायावती जी को पहुंचा दिया जीरो पे, हाशिए पे, और समाजवादी पार्टी को ढकेल दिया, पांच सीटों पे ढकेल करके समेट दिया था। उसके बाद से लगातार 2014 के बाद 2017, 2019, 2022
उत्तर प्रदेश के चुनाव में ये लोग सिमटते रहे हैं। दलित सदैव जो है नरेंद्र मोदी जी के साथ रहा। नरेंद्र मोदी जी को सभी पूरा दलित, देश का दलित अपना नेता मानता है। सबका साथ सबका विकास के तर्ज पे भारतीय जनता पार्टी काम करती है। मोदी जी सबका साथ सबका विकास पे काम करते हैं। अब रह गया 2024 के चुनाव से जो ये उत्साहित हैं लोग, इन्होंने एक झूठ फैलाया कि अगर 400 पार आ गया तो आरक्षण बदल जाएगा और संविधान बदल जाएगा। 400 पार तो हमने नारा इसलिए दिया था कि हम पाकिस्तान को सबक सिखा देंगे, दुनिया में हम विश्वगुरु बन जाएंगे, इसलिए हम 400 पार का नारा दे रहे थे कि हम पाकिस्तान जैसे दुष्ट देशों को सबक सिखाएंगे और पूरी दुनिया को हम दिशा देंगे और विश्वगुरु बन करके पूरी दुनिया में भारत का परचम लहराएगा, झंडा लहराएगा। लेकिन इन्होंने उसको मोड़ दिया। कहाँ पता नहीं 7 समंदर पार से कहाँ कोई सुरोस ने, कहते हैं लोग कि उनकी पर्ची आ गई थी कि किन मुद्दों बोलना है, तो इन लोगों ने आरक्षण और संविधान पे बोला कि 400 पार हो जाएगा तो हम संविधान बदल देंगे और आरक्षण बदल दो। उस पे थोड़ा इन लोगों को जरूर उत्तर प्रदेश में सीटें मिली हैं, 37 सीट पे ये काबिज हो गए। लेकिन ये जो आज मोदी जी का तीसरा कार्यकाल है, इसमें कहीं कुछ तो बदला नहीं। आज ठीक उसी प्रकार से दलितों की भी सेवा हो रही, पूरी देश की सेवा हो रही है। हाँ, ये लोगों ने एक नया नारा जरूर दिया है। पीडीए अपना जो परिवार डेवलपमेंट एजेंसी जो इन्होंने खोला है, उसके तहत दलितों को भरमाने की कोशिश करेंगे, वोट लेने की कोशिश करेंगे और अपने परिवार का डेवलपमेंट करेंगे। और तिवारी साहब, आप 400 पार पाए भी तो नहीं, जैसे आप अभी कह रहे हैं कि कुछ बदला नहीं, तो उतनी ताकत तो इस बार आपको आम चुनाव में मिली भी नहीं। और एक बार सर वो समझा दीजिए, जैसे आप कह रहे थे 400 इसलिए चाह रहे थे ताकि पाकिस्तान को सबक सिखा सके, उसमें क्या कनेक्शन है, कैसे होता वो? हाँ बिल्कुल, जब हमारा मजबूती से हम आगे आते तो 370 को जिस प्रकार से हमने पिछली बार खत्म किया, उसी प्रकार से तमाम हम आतंकवाद के खिलाफ, इन आतंकवादियों को नष्ट करने के खिलाफ हम तमाम तरह के कानून बनाते, तमाम तरह के हम बॉर्डर पे हम पीओके लेने का कानून बनाते, पीओके को हम संसद में घोषित करते, जैसे 370 घोषित किया वैसे पीओके को घोषित करते कि पीओके हमारा है। अब पूरी लेकिन पीओके तो सर, लेकिन इस बार आपको लगता है तिवारी साहब लेने का मौका था, थोड़ी चूक हो गई या मिस हो गया? नहीं, कोई चूक नहीं हुई। हाँ। ये तो अभी ऑपरेशन सिंदूर जारी है। अच्छा। ऑपरेशन सिंदूर जारी, बंद नहीं हुआ है। हाँ। ये तो पहला कदम था, ये तो पहली सीढ़ी थी। और अभी नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि आवाम, अगर पाकिस्तान के आवाम सुधर, अपने सरकार और सेना को सुधार ले, नहीं तो रोटी, अभी चैन की रोटी खाए, नहीं तो हमारी गोली तो है ही खाने के लिए। अच्छा, ठीक है। तो ये उसी का हिस्सा, ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा है। ठीक है, तो अब मूल मुद्दे पे आते हैं तिवारी साहब। वो तो आपने चूंकि चर्चा छेड़ी इसलिए मैंने पूछ लिया। मूल मुद्दा यह है, दलित आपके साथ रहेंगे, खासकर 24 के आम चुनावों के बाद जो नतीजा रहा। बाई इलेक्शंस की हम बात नहीं कर रहे हैं, बाई इलेक्शंस में रिजल्ट्स बहुत वेरिएबल होते हैं, वो हुए भी। लेकिन क्या 2027 के विधानसभा चुनाव में आपको वैसा समर्थन मिलेगा जैसा 19 और 14 के आम चुनावों में मिला था दलितों का? बिल्कुल मिलेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के इस शासनकाल में आप देखिए, केंद्र में आज राष्ट्रपति हमारा आरक्षित समाज से है, प्रधानमंत्री हमारा ओबीसी समाज से है, हमारा सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आरक्षित समाज से। पूरा देश का जो दलित है वो देख रहा है कि भाई हम तो जो सर्वोच्च पद है वो हमारे पास है। हम भारतीय जनता पार्टी के राज में हम फूल फल रहे हैं। इनका क्या है, ये तो पीडीए करते करते और अपने परिवार को रख लेंगे और एमओआई को रख लेंगे। सारे एक जिलाध्यक्ष ये दलित नहीं बनाते हैं, सारे यादव जिलाध्यक्ष बनाते हैं। उसके बाद सारे थानों पर एक ही जात की भर्ती कर देंगे, सारा एसडीएम एक ही भर्ती कर देंगे। उसके बाद से ये कब्जे में ले लेंगे, दलितों पर अत्याचार करेंगे जैसा कि पहले करते रहे। ठीक है तिवारी साहब, ओके। चौहान साहब, देखिए, एक तरह से इम्पोर्टेंट पॉइंट तिवारी साहब ने उठाया। सब अच्छे पोस्ट पर दलित है, वहाँ पर उस पर काबिज हैं। और जो चुनाव है सर, जितना हम आप समझते हैं, आप इससे इत्तेफाक भले न रखें कि एक नैरेटिव परसेप्शन की भी लड़ाई होती है चुनाव में, तो उस हिसाब से तो सर किसी भी दलित को लगेगा कि हमें तो जो सम्मान मिलना चाहिए था वो मिल रहा था, तो कहाँ हमारे ऊपर अत्याचार या भेदभाव हो रहा है। ऐसे में आपके लिए चुनौती बढ़ेगी? जरा से जो तिवारी जी ने बात उठाई उसका एक शब्द मैं एक पॉइंट पे जवाब देना। जी जी। पहली बात जो इन्होंने कहा कि हमें 400 पार मिलते तो हम पाकिस्तान को सबक सिखा देते। आखिरकार सरकार तो आपकी है। आप कहते थे हमारे प्रधानमंत्री का 56 इंच का सीना है
वो 6 इंच का भी नहीं बचा, 6 दिन आप लड़ाई न लड़ सके। सीज फायर जो है, आपने भारत की संप्रभुता को गिरवी रख दिया। ट्रंप ने जो है सीज फायर की घोषणा की। अरे भाई, भारत के प्रधानमंत्री अगर सीज फायर की घोषणा करते तो हम लोग तो कह रहे थे हम सरकार, भारत सरकार के साथ में देश की बहादुर सेना पाकिस्तान को नाबूद करने के लिए तैयार बैठी थी। बहादुर सेना पीओके को लेने के लिए तैयार बैठी थी और वहां के बलूचिस्तान को अलग करने के लिए तैयार बैठी थी। लेकिन मिस्टर मोदी जी जो है वो ट्रंप के आगे घुटने टेक दिए, अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए। 6 इंच का भी सीना नहीं बचा और सीज फायर अमेरिकन राष्ट्रपति ने किया। उस अमेरिका की जिसने आज से 50 साल पहले जब 1971 का युद्ध हुआ था मान्यवर, तो इंदिरा जी ने निक्सन जो राष्ट्रपति थे उनका फोन नहीं उठाया और जबकि 7वां बेड़ा भेज दिया था अमेरिका ने लड़ने के लिए कि आज युद्ध बंद करिए, लेकिन इंदिरा जी ने युद्ध तब तक नहीं सीज फायर किया जब तक कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े नहीं कर दिए और पूरे विश्व में का नक्शा नहीं बदल दिया। आज मोदी जी का वो 56 इंच का सीना 6 इंच का नहीं बचा कि उन्होंने घुटने टेक करके अमेरिका से और सीज फायर कर दिया। आज देश की जनता इसके ऊपर जवाब चाहती है। देश की जनता बड़ी मायूस है कि जब मौका था पीओके लेने का तो भारत सरकार ट्रंप के आगे घुटने टेक दिया। उस ट्रंप के आगे जिस अमेरिका ने सदैव धोखा दिया, जिसके लिए मोदी नमस्ते ट्रंप, हाउडी ट्रंप करके तमाम तरह के आयोजन किए, भारत सरकार का हमारे टैक्स का हजारों करोड़ रुपया खर्चा हो गया नमस्ते ट्रंप, हाउडी ट्रंप पे। तो ये इस तरह की इनकी नीति है। ये देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के लोग तिवारी साहब नहीं बचे हैं। पहली चीज। दूसरी बात इन्होंने कही कि इन्होंने कहा संविधान, हम संवैधानिक चीजों की रक्षा करते हैं। हमारा सीजीआई, एक चीज बहुत अभी तिवारी जी ने कही कि सीजीआई पिछड़े वर्ग का है। मान्यवर, देश में सरकार के 3 अंग होते हैं, सारे लोग जानते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। न्यायपालिका के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। आप कहते हो पिछड़े वर्ग के, अभी सीजीआई ने अपना अपमान, एक संवैधानिक संस्था का अपमान, जो हम लोग कहते हैं कि संविधान को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार संविधान को खत्म कर देना चाहती है। आपने सीजीआई ने यहाँ गए थे, महाराष्ट्र गए थे, वहां पर जिस तरह से उनका अपमान हुआ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का और सुप्रीम कोर्ट का, वहां पे वहां का डीजीपी नहीं था, जो प्रोटोकॉल है, वहां डीजीपी नहीं गया, वहां चीफ सेक्रेटरी नहीं गया चीफ जस्टिस को का स्वागत करने, मतलब प्रोटोकॉल का से अपमानित किया गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। इसीलिए अपमानित किया गया कि वो पिछड़े वर्ग से आते हैं, या इसलिए अपमानित किया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार संविधान को नहीं मानती है। और ये सत्यता है मान्यवर कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार संविधान को खत्म कर देना चाहती है। मोदी जी सारा का सारा तानाशाह बनना चाहते हैं, देश में तानाशाही लाना चाहते हैं, सभी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करना चाहते हैं, उनमें दबाव बनाना चाहते हैं। सीबीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जिस तरह से महाराष्ट्र में अपमान हुआ, उन्होंने खुले मंच पे इस चीज की घोषणा की है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि कहां गए डीजीपी, कहां गया चीफ सेक्रेटरी, जो मेरे आने पर महाराष्ट्र में एक संवैधानिक संस्था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का अपमान किया है। ठीक है चौहान, तो इसीलिए ये भारतीय, गलत तो नहीं मैं कह रहा हूं, अगर गलत कह रहा हूं तो आप बताइए। ठीक है चौहान साहब, लेकिन तिवारी, ठीक है सर, ठीक है, आपकी बात समझ। तिवारी साहब आप कुछ बोलना चाह रहे थे, लेकिन जिस पॉइंट को चौहान साहब ने भी उठाया है, उस पॉइंट को भी तो नोट करना जरूरी है। भले ही लोग सर्वोच्च सम्मान पाएं, सर्वोच्च स्थान पर आसीन हो, लेकिन जो सम्मान मिलना चाहिए, जिसके वो हकदार हैं, उसमें कॉम्प्रोमाइज कैसे हो सकता है तिवारी साहब? देखिए इन्होंने 2 बात कही। एक तो इन्होंने एक तो पाकिस्तान के सीज फायर पे बोला, दूसरा सीजीआई पे बोला। तो मैं दोनों का जवाब दे रहा हूँ, पहले सीजीआई पे दे रहा हूँ। देखिए, सीजीआई जब महाराष्ट्र में गए तो वो उनके प्रोटोकॉल में वो न्यायपालिका के ही लोगों को आना था, तो न्यायपालिका में वो सर्वोच्च पद पे बैठे हैं, वो जवाब मांग रहे हैं और उसमें सक्षम है, जवाब मांग रहे हैं। प्रोटोकॉल लिखित में होता है तिवारी जी, प्रोटोकॉल आप नहीं तय करोगे। सुन लो भैया, सुन लो। और प्रोटोकॉल जो प्रशासन के लोग हैं, अरे भाई सुन लो जरा, अब आप बोल चुके हैं, सुन लीजिए। ठीक है, बोलिए। तो प्रोटोकॉल
काल में जो प्रशासन के जो लोग आते हैं वो भी, उस पर भी कोर्ट को अधिकार होता है, वो उस पर एक्शन ले सकता है, उसमें भी सीजीआई सक्षम है। इसमें किसी सरकार की जरूरत नहीं, किसी पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत नहीं है, एकदम सक्षम है, वो किसी को भी कस देंगे अपने कोर्ट में बुला करके। एक बात। दूसरी बात कि इन्होंने सीजीआई का अपमान इनको दिख गया, और जो मायावती किसी जमाने में सबसे बड़ी दलित की सिंबल होती थी, उनका क्या किया इन्होंने, उनके साथ क्या किया पूरा देश जानता है। और एक बात और जानने योग्य है कि जब अखिलेश यादव की सरकार बनी और अभी शपथ नहीं हुआ था, तब तक गांव-गांव ये लोग दलितों को मारना पीटना शुरू कर दिए थे, गांव-गांव ये गुंडागर्दी शुरू कर दिए थे। उसके साथ साथ पीडीए निकाले हैं जिसमें सवर्णों का बार बार अपमान करते हैं, तब से कर रहे हैं। जब से मुलायम सिंह पहली बार बने तो हल्ला बोल उन्होंने कर दिया कि मारो सबको मारो, तो दलित और सवर्णों को इन्होंने ढूंढ के मारा, इनके कार्यकर्ताओं ने। तो ये तो सम्मान करते हैं दलितों का। अब आ जाइए सीज फायर पे। तो सीज फायर पे देश स्पष्ट कर चुका है, सेना स्पष्ट कर चुकी है कि वो संसद में नहीं पास हुआ था कि जाओ सीज फायर कर दो। पास ये हुआ था कि सेना स्वतंत्र है, एक्शन लेगी। डीजीएमओ ने वार शुरू किया और डीजीएमओ ने स्वतः अपने से, डीजीएमओ सक्षम अधिकारी जो सेना का है, उसने वार को सीज फायर किया। अब आप कहाँ संसद में पारित किया गया, कहाँ मोदी जी ने पारित किया कि बंद करो। अब दूसरी बात, मोदी जी ने एक बात स्पष्ट कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, आगे भी चलता रहेगा, और जब मौका मिलेगा ऐसे अभी कई ऑपरेशन होंगे। और जो देश का लोग मनोबल गिरा रहे हैं, और इनके नेता जो पाकिस्तान में टीवी पे हीरो बने हुए हैं, यूएनओ में पाकिस्तान जिनका कोटेशन दिया है कि इन्होंने ये कहा, इन्होंने किया, इन लोगों ने सेना की लड़ाई में भी सरकार का और सेना का मनोबल गिराने का काम किया है। और पाकिस्तानी मीडिया में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग हीरो बने घूम रहे हैं, और वहां पे सब चल रहे हैं। पाकिस्तान के लोग बुला रहे हैं कि आओ भैया समाजवादी और कांग्रेस हमारे यहाँ चुनाव लड़ो, हम लोग तुमको। इनका मेल खाता है, इनका जो है सोच मेल खाता है पाकिस्तान से। ये क्या बात करेंगे? 56 इंच को 6 इंच बताने वाले मुलायम सिंह यादव रक्षा मंत्री थे, कई बार अटैक कर दिए थे, काहे ने कर दिए थे। आज अटैक हो रहा है तो मनोबल आप गिरा रहे हैं, 56 को 6 बता रहे हैं। ऐसा मत करिए, देश एक साथ है, एक साथ रहिए, पाकिस्तान के मुद्दे पर मत बोलिए, नहीं तो आप लोग मुद्दे पर बोल करके पाकिस्तान के हीरो बन रहे हैं। देश देख रहा है, और आने वाले 27 में जो मंसूबे हैं, ठीक है, तो दलित भी और देश भी, ठीक है, सभी मिल करके आपको सबक सिखाएंगे। ठीक है। वक्त इतने की इजाज़त देता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने विचारों को जनता के समक्ष रखने के लिए। तो देखिए, दलितों के ऊपर दांव लगाया तो जा रहा है, लेकिन दलित किसके साथ खड़े होंगे यह तो चुनाव के रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेंगे। तैयारियां हर पार्टी अपने लिहाज से पुरजोर करती हैं ताकि मैक्सिमम वोट्स उनके पाले में आ सके। नज़र सबकी 27 के विधानसभा चुनाव पर ही टिकी है। मुद्दा में आज बस इतना ही। नमस्कार।